New Oxford Modern English Book, Class 7th, Chapter 6, The Machine Stops, Complete Explanation in हिंदी। ये चैप्टर शुरू करने के पहले अबाउट द ऑथर समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैप्टर के ऑथर हैं एडवर्ड मॉर्गन फ्रॉस्टर। ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है। वो बहुत शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और एसेइस्ट। उसने दुनिया में यूरोप, इजिप्ट और इंडिया घूमा और उन्होंने एक नॉवेल लिखा, अ पैसेज टू इंडिया, जिसको बहुत सक्सेस मिली। इसके बाद उनको कई और नॉवेल लिखे और नोबेल प्राइज़ भी मिला। मशीन स्टॉप्स, ये जो चैप्टर है, ये एक साइंस फिक्शन यानी एक साइंस की सोच, साइंस से रिलेटेड शॉर्ट स्टोरी है। इसको लिखा गया था 1909 में। ये जो चैप्टर है वो पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो पहले एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड यानी क्या? एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड यानी दुनिया जब किसी वजह से ख़त्म हो जाए, दुनिया का ख़त्म हो जाना। और पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड के बारे में मतलब क्या? पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड यानी दुनिया अगर किसी रीज़न से, जैसे बाहर से किसी और प्लैनेट से हमला हो जाए और दुनिया ख़त्म हो जाए, या किसी पैंडेमिक की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाए, या किसी न्यूक्लियर अटैक की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से जो अर्थ सरफेस है वो रहने लायक ना बचे, तो उसको बोलते हैं पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड। इसमें ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और आगे फिर ऑथर ने इसको सोचा है क्या कि जब अर्थ पे ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई तो साइंस उस वक्त इतना प्रोग्रेस कर चुका था कि उन्होंने अपने रहने के लिए ज़मीन के नीचे स्पेस जगह बना ली थी। तो जो अंडरग्राउंड लोग रह रहे थे, जो बच गए इस दुनिया के ख़त्म होते वक्त, वो ज़मीन के अंदर जाके रहने लगे। पर ज़मीन के अंदर भी इंसान की कई ज़रूरतें हैं, वेंटिलेशन, लाइट, रहने की जगह। तो वो ये उनको कौन प्रोवाइड कर रहा था? वो सब उनको एक मशीन प्रोवाइड कर रही थी, एक जायंट मशीन विच टू प्रोवाइड देयर नीड्स। इन इट ही सीम्स टू हैव प्रेडिक्टेड न्यू टेक्नोलॉजीज़। और इसमें जो आज के ज़माने में न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जो चैप्टर है 1909 का लिखा हुआ है। तो उस टाइम तक के इंटरनेट और इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सब चीज़ों के बारे में लोग अवेयर नहीं थे। इन सब चीज़ों को इमेजिन किया गया है और प्रेडिक्ट किया गया है कि दुनिया इन टेक्नोलॉजीज़ के भरोसे चल रही थी। और जो मशीन जब स्टॉप, यानी उस मशीन पे दुनिया जी रही है और लोग मशीन पे जीते जीते असली दुनिया पूरी तरीके से भूल जाते हैं। इवन इंसान ने मशीन को बनाया है, वो इस बात को भूल जाते हैं। उनको ये याद रह जाता है कि मशीन के बदौलत वो ज़िंदा हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये चैप्टर जो है इन्हीं सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है। ये चैप्टर समझने से पहले ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। इमेजिन इफ यू कैन a small room hexagonal in shape, like the cell of a bee. Imagine यानी हमको इमेजिन करना है, हमको सोचना है। अगर हम कर सकते हैं तो इफ़ यू कैन, अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा रूम जिसका शेप हेक्सागोनल है, जैसे कि हनी बीज जो रहती हैं एक एक हेक्सागोनल शेप में रहती हैं, उसमें हेक्सागोनल इन शेप। तो हेक्सागोन यानी इस टाइप का शेप, जिसके से 6 साइड्स हों, जैसे हनी बीज में रहता है। हनी बीज जो बनाती हैं अपना छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, उसका। इट इज़ लाइटेड नाइदर बाय विंडोज़ नॉर बाय लैम्प। और वो जो हनी बीज के जैसे छत्ते के जैसा घर है, वो किसी का घर है, स्मॉल रूम है, वो अंदर लाइटेड है, वहाँ पे रोशनी जल रही है। उसको कोई विंडो नहीं है, कोई उस पर खिड़की बनी हुई नहीं है। नॉर बाय लैम्प, न ही उसमें कोई ऐसा लैम्प जला हुआ है जिससे कि वो लाइटेड है। येट इट इज़ फिल्ड विद अ सॉफ्ट रेडियंस। लेकिन इसके बाद भी जो वहाँ रोशनी है वो एक सॉफ्टली ग्लोइंग लाइट है वहाँ पे।
देयर आर नो ओपनिंग्स फॉर वेंटिलेशन। जैसे हम अपने घर में खिड़कियाँ बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, जिससे कि हवा बाहर अंदर जा सके, जिसके लिए बोलते हैं वेंटिलेशन। जो हवा के घूमने को वेंटिलेशन बोला जाता है। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी ओपनिंग नहीं थी उस रूम में, उस हेक्सागोनल शेप के सेल में, जहाँ पे कोई वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग हो। तो भी, नहीं होने के बाद भी वहाँ हवा फ्रेश है, एयर इज़ फ्रेश। देयर आर नो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। वहाँ पे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे टेप या कुछ ऑडियो सिस्टम्स लगे हुए रहते हैं म्यूज़िक के लिए, वैसा कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वहाँ नहीं था। एंड येट एट दिस मोमेंट दिस रूम इज़ थ्रॉम्बिंग विथ मेलोडियस साउंड। लेकिन इसके बाद भी उस मोमेंट पे, उस क्षण, उस कमरे में एक मेलोडियस साउंड, बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा है। थ्रॉम्बिंग मतलब शेकिंग विद द, जो हिल शेक हो रहा है, मूव हो रहा है एक मेलोडियस साउंड से। एन आर्म चेयर इज़ इन द सेंटर। एक आर्म चेयर यानी एक चेयर जिसके दो आर्म्स बने हुए हैं, उसको बोलते हैं आर्म चेयर। वो एक सेंटर में है। बाय इट्स साइड अ रीडिंग डेस्क, और उसके पास में एक रीडिंग डेस्क है जहाँ पे बुक्स रख के रीड किया जा सकता था। दैट इज़ ऑल द फर्नीचर, और यही फर्नीचर है उस रूम में। And in the armchair there sits a swaddled lump of flesh, a woman about 5 feet high, with a face as white as fungus. और उस आर्म चेयर पे कौन बैठा है? एक वुमन बैठी है। जो वुमन है उसके लिए बोला गया है कि शी सिट्स अ स्वैडल्ड लंप ऑफ फ्लैश बोला गया है, यानी एक मांस जिसके ऊपर चारों तरफ से टाइटली रैप्ड कोई कपड़ा बंधा हुआ है, जिसको बोलते हैं स्वैडल्ड लंप ऑफ फ्लैश। उसके लिए वुमेन के लिए वर्ड यूज़ किया गया है, यानी उसमें कुछ चार्म महसूस नहीं होता। उसकी हाइट जो है वो अबाउट 5 फीट है उस वुमेन की, और उसका फेस एकदम वाइट है, पर वाइट सुंदर वाइट नहीं, एकदम फंगस अगर किसी चीज़ पे लग जाए तो कैसे वाइट पाउडरी अपीरियंस आ जाता है, वैसा उसका फेस वाइट है। इट इज़ टू हर दैट द लिटिल रूम बिलोंग, और ये जो कमरा है वो उसी लेडी का है। एन इलेक्ट्रिक बेल रैंग, और उसी वक्त ही इलेक्ट्रिक बेल बजने लगती है। द वुमन टच्ड द स्विच एंड द म्यूजिक वॉज साइलेंट। उस वुमन ने एक स्विच को टच किया और म्यूजिक बंद हो गया। आई सपोज आई मस्ट सी हु इट इज़, शी थॉट एंड सेट हर चेयर इन मोशन। और फिर उस लेडी ने सोचा, आई सपोज कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे देखना चाहिए था कि कौन है ये। यानी जब वो म्यूज़िक बजी, वो कोई बेल बजी थी, वो चाहती तो देख सकती थी कौन आया है, ये उसने सोचा। शी थॉट, ऐसा सोचते हुए और खुद, एंड सेट हर चेयर इन मोशन, और अपनी चेयर को चलाने लगी। जो चेयर है वो चेयर मूव हो सकती थी एक जगह से दूसरी जगह। जो चेयर है, द चेयर वॉज वर्कड बाय मशीनरी एंड इट रोल्ड हर टू द अदर साइड ऑफ द रूम वेयर द बेल स्टिल रैंग इम्पॉर्चुनेटली। जो चेयर है वो भी म्यूज़िक जैसे मशीन से चल रही थी, वैसे चेयर भी किसी मशीन के द्वारा चलाई जा रही थी। और उसने उस चेयर को रोल करते हुए एक बाजू रूम से दूसरे बाजू ऑफ द रूम तक के, अदर साइड ऑफ द रूम तक के लेके गई, जहाँ पे अभी तक के बेल रैंग हो रही थी परसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली बेल को रैंग होते रहने को बोलते हैं इम्पॉर्चुनेटली। तो बेल इम्पॉर्चुनेटली रैंग बज रही थी। Who is it? She called. Her voice was irritable and for she had been interrupted often since the music began. Who is it? उस पे उस लेडी ने कहा, ये कौन है? She called. Her voice was irritable. उसकी वॉइस जो है एकदम वो इरिटेट थी, परेशानी महसूस हो रही थी। For she had been interrupted often since the music began. और उसका क्या बोलना था कि मोस्टली उसको डिस्टर्ब, इंटरप्टेड करना यानी उसको डिस्टर्ब करना, परेशान करना। वो ज़्यादा करके शी हैड परेशान हो जाती थी जब म्यूज़िक शुरू हो और कोई उसके पास आए। शी न्यू सेवरल थाउजेंड पीपल इन सर्टेन डायरेक्शंस, द ह्यूमन कम्युनिकेशन हैड एडवांस्ड इनॉर्मसली। वो जो लेडी थी वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ द लोगों को जानती थी। अभी अचानक ही किसी डायरेक्शन से उस रूम में
किसी इंसानी कम्युनिकेशन की, ह्यूमन कम्युनिकेशन की जो आवाज़ है वो अचानक ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बट when she listened into the receiver, her white face wrinkled into the smile and she said, very well, let us talk. लेकिन जब उसने जिधर से ह्यूमन कम्युनिकेशन की आवाज़ थी उस तरफ वो गई और उसने रिसीवर को उठा के वो आवाज़ सुनी, तो उस रिसीवर का से आवाज़ सुन के उसके फेस, जो रिंकल्ड फेस था, उस पर थोड़ी स्माइल आ गई, वो मुस्कुराने लगी और उस लेडी ने कहा, शी सेड, लेट अस टॉक, चलो हम बात कर लेते हैं। I will isolate myself. I don't expect anything important will happen for the next 5 minutes. For I can give you fully 5 minutes, Kuno. इस पे उस लेडी ने कहा, मैं अपने आप को आइसोलेट कर देती हूँ। आई विल आइसोलेट माई सेल्फ। आइसोलेट यानी बाकी सब चीज़ों से खुद को अलग कर देना। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग इम्पॉर्टेंट विल हैपन फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। उस पर उस लेडी का बोलना है कि मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट अगले 5 मिनट में नहीं हो सकता। फॉर आई कैन, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं पूरे के पूरे 5 मिनट तुमसे ही बात करूँ, कुनो। वो किसी एक लड़के से बात करिए जिसका नाम है कुनो। देन आई मस्ट डिलीवर माई लेक्चर ऑन म्यूज़िक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड। और फिर उसके बाद मैं तुमसे बात कर लेने के बाद मैं अपना लेक्चर दूंगी किस टॉपिक पे, ऑन द म्यूज़िक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड। शी टच द आइसोलेशन नॉब। और ऐसा बोलने के बाद उसने एक बटन को दबा दिया जिसको बोलेंगे नॉब। नॉब यानी बटन, आइसोलेशन नॉब यानी बाकी सबसे अपार्ट हो जाना, अभी कोई उस तक के नहीं पहुंच सकता था। शी टच द आइसोलेशन नॉब सो दैट नो वन एल्स कुड स्पीक टू हर, जैसे और कोई उससे उस वक्त बात न कर सके। देन शी टच द लाइटनिंग स्विच। और इसके बाद फिर उसने लाइटनिंग स्विच को भी दबा दिया। एंड द लिटिल रूम वॉज प्लंज्ड इनटू डार्कनेस। और पूरे कमरे में डार्कनेस छा गई। बी क्विक, शी कॉल्ड हर इरिटेशन रिटर्निंग। जल्दी करो, ये उसने कहा। और जिस तरीके से उसने कहा वो काफ़ी परेशानी भरा आवाज़, इरिटेटिंग वे में कहा। बी क्विक कुनो, जल्दी करो कुनो। हियर आई एम इन द डार्क वेस्टिंग माई टाइम। मैं यहाँ पे अंधेरे में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। बट इट वॉज फुल्ली 15 seconds बिफोर द राउंड प्लेट दैट शी हेल्ड इन हर हैंड्स बिगिन टू ग्लो। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने जल्दी नहीं किया। उसने अराउंड 15 सेकंड बीत जाने के बाद उसके हाथ में एक ब्लू कलर का राउंड प्लेट था, वो ग्लो करने लगा। आई फेंट ब्लू लाइट शॉट अक्रॉस इट। अब हल्की सी ब्लू लाइट उस पर जलना स्टार्ट हुई। डार्कनिंग टू पर्पल, और धीरे धीरे वो जो फेंट ब्लू लाइट है वो पर्पल में कन्वर्ट हो गई। एंड प्रेजेंटली शी कुड सी द इमेज ऑफ हर सन। और उस वक्त वो अपने बेटे की इमेज को देख सक रही थी। हु लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, जो उस वक्त उससे बहुत दूर था, अर्थ के दूसरे बाजू रह रहा था। एंड ही कुड सी हर, और वो भी अपनी मदर को, कुनो भी देख सक रहा था। कुनो, हाउ स्लो यू आर। इस पे उस लेडी ने कहा, कुनो तुम कितने स्लो हो। ही स्माइल ब्रेवली, लेकिन कुनो ने इस बात पे एक अजीब सी स्माइल दी, विदाउट किसी एक्सप्रेशन के एक अजीब सी स्माइल दे ली। नो एक्सप्रेशन, स्माइल विदाउट एक्सप्रेशन इज नोन एज ग्रेवली। आई रियली बिलीव यू एंजॉय ड्वेडलिंग। इस पे उसकी मदर ने कुनो को कहा कि मैं ये समझती हूँ कि तुम टाइम को वेस्ट करना, ड्वेडलिंग मतलब वेस्टिंग ऑफ टाइम, तुम टाइम वेस्ट करने को शायद बहुत एंजॉय करते हो। आई हैव कॉल्ड यू बिफोर मदर बट यू आर ऑलवेज बिजी और आइसोलेटेड। इस पर कुनो ने जवाब दिया कि मैंने आपको पहले भी कॉल किया था, लेकिन मदर, बट तो आप हमेशा, तो उन मदर से वो कंप्लेन टाइप में कर रहा है, बोल रहा है कि तुम हमेशा बिजी रहती हो या फिर आइसोलेटेड, यानी किसी काम में बिजी रहना या फिर आइसोलेट हो जाना, किसी का कॉल एक्सेप्ट नहीं करना। आई हैव समथिंग पर्टिकुलर टू से। मैं कुछ तुमसे बहुत पर्टिकुलर और स्पेसिफिक बात करना चाहता हूँ। वॉट इज़ इट डियरेस्ट बॉय, बी क्विक। इस पर मदर ने उसको जवाब दिया, क्या बात करना चाहते हो डियरेस्ट बॉय, जल्दी बताओ। वाई कुड यू नॉट सेंड इट बाय
न्यूमेटिक पोस्ट। और इस पे उसके मदर ने कहा अपने बेटे से, अगर तुम्हारा कोई मैसेज है तो तुम वो मुझे न्यूमेटिक पोस्ट पे, जैसे अपने यहाँ पे अभी ईमेल और अलग टाइप के मैसेजेस का सिस्टम आ गए हैं, वैसे एक न्यूमेटिक सिस्टम उस टाइम पे इमेजिन किया है राइटर ने। न्यूमेटिक पोस्ट का मतलब होता है सेंडिंग मैसेज इन ट्यूब्स या पावर्ड बाय एयर, यानी एयर या ट्यूब के थ्रू मैसेज का आ जाना। तुम उस तरीके से मुझे मैसेज क्यों नहीं भेज देते? बिकॉज आई प्रेफर सेइंग सच अ थिंग आई वॉन्ट because I prefer saying such a thing I want you to come and see me। उन्होंने बोला, मैं कुछ उस पर, उन्होंने जवाब दिया, आई प्रेफर सेइंग सच अ थिंग, मैं कुछ ऐसा आपको बताना चाहता हूँ जिसके लिए मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट मैं ये चाहता हूँ कि आई वॉन्ट यू टू कम एंड सी मी, कि आप मेरे पास आओ और मेरे सामने आके पर्सनली मेरे से बात करो। द वष्टी, अब जो लेडी है उसका नाम क्या है? वष्टी। वष्टी वॉश्ड हिज फेस इन द ब्लू प्लेट, वष्टी ने कूनो के फेस को देखा ब्लू प्लेट में और कहा, बट आई कैन सी यू, शी एक्सक्लेम्ड, व्हाट मोर डू यू वांट, पर मैं तुमको देख सकती हूँ और तुम भी मुझे देख सक रहे हो। पर्सनली वर्ड को उसने इग्नोर किया। आई कैन, मैं तुमको देख सक रही हूँ और तुम मुझे देख सक रहे हो, ऐसा वष्टी ने कूनो को हैरान होते हुए समझाते हुए कहा। वॉट मोर डू यू वॉन्ट, इसके अलावा और तुम क्या चाहते हो, ये बात वष्टी ने कही। आगे, आई वॉन्ट टू सी यू नॉट थ्रू द मशीन सेट कूनो, कूनो ने इस पर जवाब दिया, मैं आपको देखना चाहता हूँ लेकिन मशीन के जरिए नहीं। आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू नॉट थ्रू द वीयरसम मशीन, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पर एक मशीन के जरिए नहीं। मशीन यानी वही कॉमन वे, वीयरसम यानी बोरिंग वे, मशीन के थ्रू नहीं। ओ हश सेड द मदर वेगली शॉक, उसकी मदर ने उसको रोकते हुए कहा, एकदम सडनली शॉक होते हुए कहा, यू मस्ट नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द मशीन, तुमने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए मशीन के अगेंस्ट। यानी उसको इस वक्त मशीन ही अपनी लाइफ लगने लगी थी। वाई नॉट, वन मस्ट नॉट, क्यों नहीं बोलना चाहिए। यू मस्ट टॉक एज इफ अ गॉड हैड मेड द मशीन, क्राइड कूनो, और उस पर कूनो ने कहा कि आप तो इस तरीके से बात कर रही हैं जैसे कि भगवान ने मशीन को बनाया है। आई बिलीव दैट यू प्रे टू इट व्हेन यू आर अनहैप्पी, मुझे तो ऐसे लगने लगा है कि आप मशीन को भगवान समझने लगी हो और जब आप दुखी हो तो भगवान को प्रार्थना करने के बजाय मशीन से ही प्रार्थना करती हो। मैन मेड इट, डू नॉट फॉरगेट दैट, इंसान ने मशीन को बनाया है, इस बात को भूलो नहीं। ग्रेट मैन बट मैन, उसने बोला इंसान ने बनाया है और इंसान ने ही बनाया है, बट द मैन, अब वो आगे उसको समझा रहा है, द मशीन इज़ मच बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग, वो उसको समझा रहा है कि मशीन जो है वो बहुत कुछ है पर वो सब कुछ नहीं है। आई सी समथिंग लाइक यू इन दिस प्लेट बट आई डोंट सी यू, मैं कुछ आपके जैसा इस प्लेट में देख रहा हूँ पर मैं आपको तो नहीं देख सकता। आई हियर समथिंग लाइक यू थ्रू दिस टेलीफोन बट आई डू नॉट हियर यू, मैं इस टेलीफोन के जरिए तुम आपकी बात को आपकी बात के जैसा कुछ सुन रहा हूँ पर आपको तो नहीं। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू कम, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आएँ। पे मी अ विज़िट, एक मेरे पास आके देखें, विज़िट करें मेरे पास आके, सो दैट वी कैन मीट फेस टू फेस एंड टॉक अबाउट द होप्स दैट आर इन माई माइंड, और मैं आपसे फेस टू फेस बात कर सकूं और मेरे मन में जो बातें हैं वो मैं आपको, और मेरे दिमाग में जो बातें हैं वो मैं आपको बता सकूं। She replied that she could scarcely spare the time for a visit। इस पे उसकी मदर वष्टी ने कहा, मैं बहुत मुश्किल से टाइम किसी विज़िट के लिए निकाल पाती हूँ, मेरे लिए बहुत कम टाइम है कि मैं विज़िट यानी इतना लंबा रास्ता क्रॉस करने का टाइम बिता सकूँ, लगा सकूँ। द एयरशिप बेयरली टेक्स 2 days टू फ्लाई, इस पर कूनो ने जवाब दिया कि मुझ तक के आपको आने के लिए एयरशिप यूज़ करनी है और एयरशिप हार्डली 2 दिन ही लेगी फ्लाई होकर मुझ तक पहुंचने के लिए। आई डिसलाइक एयरशिप, इस पर वष्टी ने जवाब दिया, मुझे एयरशिप्स पसंद नहीं है। फिर कूनो ने कहा, वाई, क्यों? इस पर वष्टी ने जवाब दिया, आई डिसलाइक सीइंग द हॉरिबल ब्राउन अर्थ एंड द सी
And the stars, when it is dark, I get no ideas in an airship. मुझे कुछ भी देखना पसंद नहीं है, हॉरिबल ब्राउन अर्थ को, समुद्र को, स्टार्स को, जब अंधेरा हो जाए तो स्टार्स को। एंड आई गेट नो आइडिया इन एन एयरशिप, मुझे किसी चीज़ की कोई बात समझ में एयरशिप में नहीं आती है। आई डोंट गेट देम एनीवेयर एल्स। What kind of ideas can the air give you? वो इस पे उन्होंने कहा कि मैं आई डोंट गेट देम एनीवेयर एल्स, मैं ये सब चीज़ें नहीं जानता हूँ कि ये सब कहाँ हैं। What kind of ideas can the air give you? और उन्होंने फिर आगे भी कहा कि एयर किस टाइप के आइडिया देगी मैं नहीं बता सकता। He paused for an instant, वो कुछ टाइम के लिए रुका। Do you not know 4 big stars that form an oblong and 3 stars close together in the middle of the oblong, hanging from these stars and 3 other stars? I don't get them anywhere else. कुनो बोलता है कि मुझे ये आइडियाज़ कहीं से नहीं मिलती है। What kind of ideas can the air give you? इस पे वष्टी ने कुनो को कहा किस टाइप के आइडियाज़ जो है तुमको हवा देती है। He paused for an instant. कुनो इस पे कुछ देर के लिए रुक गया। Do you know 4 big stars? इस पे उसने बोला क्या आप जानती हो 4 बिग स्टार्स को जो चारों आपस में जुड़ के एक ऑब्लॉन्ग शेप बनाते हैं। एंड 3 स्टार्स, और 3 स्टार्स को जो जब आपस में मिल जाते हैं क्लोज मिडल ऑफ द ऑब्लॉन्ग, हैंगिंग फ्रॉम दीज स्टार्स 3 अदर स्टार्स, 3 स्टार्स मिले हुए रहते हैं और 3 स्टार्स के नीचे 3 और स्टार्स लटकते रहते हैं। तो वो ये सब स्टार्स के बारे में क्या बात कर रहा है? वो आसमान में चमकते हुए स्टार के कॉन्स्टिलेशंस के बारे में बात कर रहा है वष्टी से, पर वो कॉन्स्टिलेशन वर्ड जो सब चीज़ें हैं वो सब भूल चुके हैं। वो उसको इन स्टार्स के शेप के बारे में बता रहा है। नो मिडल ऑफ द ओब्लॉन्ग एंड हैंगिंग फ्रॉम दीज स्टार्स 3 अदर स्टार्स। उसने कॉन्स्टिलेशन के बारे में कुनो ने वष्टी को बताया। नो आई डोंट नो, आई डिसलाइक द स्टार्स, बट डिड दे गिव यू एन आइडिया हाउ इंटरेस्टिंग, टेल मी। इस पे वष्टी ने कहा नो आई डोंट नो, मैं ये सब नहीं जानती। आई डिसलाइक द स्टार्स, मुझे स्टार्स पसंद नहीं है। बट डिड दे गिव यू एन आइडिया, पर ये स्टार्स तुमको कुछ आइडिया देते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टेल मी, मुझे बताओ, ये बात वष्टी ने कही। इस पे कुनो ने कहा आई हैड एन आइडिया दैट दे वर लाइक अ मैन। उसने कुनो ने कहा कि मुझे एक आइडिया आती है जिससे मुझे वो एकदम इंसान के जैसे लगते हैं। इस पर वष्टी ने कहा आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। द 4 बिग स्टार्स आर द मैन्स शोल्डर एंड हिज नीज। इस पर कुनो ने कहा 4 स्टार्स होते हैं वो इंसान के शोल्डर के समान और उसके नीज के समान होते हैं। The 3 stars in the middle are like the belts that men wore once, and 3 stars hanging are like a sword. कुछ 3 स्टार्स तो ऐसे लगते हैं बेल्ट के समान जैसे जो इंसान पहनता है, एंड 3 स्टार्स ऐसे लगते हैं जैसे कि एक तलवार के समान है, हैंगिंग लाइक अ स्वॉर्ड। ये बात कुनो ने कहा। अ स्वॉर्ड? इस पे वष्टी ने कहा क्या एक तलवार? मैन कैरीड स्वॉर्ड अबाउट विथ देम टू किल एनिमल्स एंड अदर मैन। इंसान जो होता है अपने साथ तलवार, स्वॉर्ड यानी हथियार तलवार के लिए बोला जाता है, वो अपने साथ लेके जाता है टू एनिमल को मारने के लिए या फिर किसी अदर इंसान को मारने के लिए। ये बात कुनो ने कही। इट डजंट स्ट्राइक्स मी एज अ वेरी गुड आइडिया बट इट इज़ सर्टनली ओरिजिनल। व्हेन डिड इट कम टू यू फर्स्ट? इस पे वष्टी ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से मेरे दिमाग में ये बात आइडिया समझ में नहीं आ रही है, पर हाँ ये बहुत अच्छी आइडिया है, ये बहुत ही सर्टनली एकदम ओरिजिनल है, ये कहीं से ली हुई नहीं है। ऐसे आइडिया कब तुम पे आई, तुम्हारे पास आई? व्हेन डिड इट कम टू यू फर्स्ट? पहले कब तुमने इस बारे में सोचा? इन द एयरशिप ही ब्रोक ऑफ। इस पे कुनो ने कहा एयरशिप में मुझे ये आइडिया आई। एंड शी फैंसीड दैट शी लुक्ड सैड, दैट ही लुक्ड सैड। शी फैंसीड दैट यानी उसने उस वीडियो में जो वो देख रही थी, वष्टी ने ये महसूस किया कि जो कुनो है वो काफ़ी उदास है।
बट शी कुड नॉट बी श्योर, पर वो श्योर नहीं थी, क्योंकि जो फॉर द मशीन डिड नॉट ट्रांसमिट द न्यूसेंस ऑफ एक्सप्रेशन, जो मशीन है वो प्रॉपरली एक्सप्रेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ठीक से बता पाती है कि नहीं, ये समझ पाती है कि नहीं, मशीन ये बात के लिए वो श्योर नहीं थी। इट ओनली गेव अ जनरल आइडिया ऑफ पीपल। मशीन पे अगर हम किसी को देखते हैं तो वो हमको सिर्फ एक जनरल आइडिया ही देती है इंसानों की, एन आइडिया दैट वॉज गुड इनफ फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। पर वो जो आइडिया है वो इमोशनल पर्पस के लिए अच्छा नहीं होता। वो आइडिया जो देती है वो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, इन जनरल जो बातें होती है उसके लिए सफिशिएंट थी। वष्टी थॉट, ये सब वष्टी ने सोचा। द फाइनल डिटेल्स ऑफ एक्सप्रेशन वॉज राइटली इग्नोर्ड बाय द मशीन। और जो बहुत हल्के हल्के एक्सप्रेशंस होते हैं, जो अंदर बिल्कुल मन की भावनाएं के एक्सप्रेशंस होते हैं, वो ज़्यादा करके मशीन इग्नोर कर देती है। जस्ट एज द फाइनल डिटेल्स ऑफ द ग्रेप वॉज इग्नोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ आर्टिफिशियल फूड। जैसे कि अगर हम आर्टिफिशियल फ्रूट लें और फ्रेश फ्रूट लें, तो जो फ्रेश फ्रूट और आर्टिफिशियल फ्रूट में जो डिफरेंस है थोड़ा सा, वो मशीन इग्नोर कर देती है। जस्ट एज द फाइनर डिटेल, यानी बहुत पतली हल्की हल्की डिटेल्स ग्रेप्स की इग्नोर कर देती है बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द आर्टिफिशियल फ्रूट। आर्टिफिशियल फ्रूट वाले जो लोग हैं, जो आर्टिफिशियल फ्रूट्स बनाते हैं, वो ओरिजिनल की डिटेल्स को गायब कर देते हैं। समथिंग गुड इनफ हैड लॉन्ग सिंस बीन एक्सेप्टेड बाय आवर रेस। कुछ जो चीज़ें हैं जो काफ़ी गुड इनफ, समथिंग, कुछ तो गुड इनफ, काफ़ी अच्छा है ये बात कि अभी हम लोगों ने कई चीज़ें, जो इंसानी रेस है, जो इंसान है, उसने कई चीज़ों को अभी एक्सेप्ट करना सीख लिया था। द ट्रुथ इज़, पर सच्चाई क्या थी? ही कंटिन्यूड, ऐसा बोलते हुए कूनो अभी कंटिन्यू कर रहा है, ये सब चीज़ें वष्टी सोच रही थी। द ट्रुथ इज़, ही कंटिन्यूड बोलते हुए बोला, दैट आई वॉन्ट टू सी दिस स्टार्स अगेन। मैं इन स्टार्स को, इन तारों को फिर से देखना चाहता हूँ। दे आर क्यूरियस स्टार्स, ये जो स्टार्स हैं वो एकदम क्यूरियस स्टार्स हैं जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी दैम नॉट फ्रॉम द एयरशिप बट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैं इन सब स्टार्स को देखना चाहता हूँ सिर्फ एक एयरशिप के अंदर बैठ के नहीं, पर अर्थ के सरफेस पे जाकर। एज आवर एंसेस्टर्स डिड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जैसे हमारे पूर्वज किया करते थे। जो हमारे पूर्वज हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो ज़मीन पे रहते थे, जैसे वो स्टार्स को महसूस करते थे सरफेस ऑफ द अर्थ पे, वैसे मैं उन्हें महसूस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू विजिट द सरफेस ऑफ द अर्थ, मैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे जाना चाहता हूँ। शी वॉज शॉक्ड अगेन, इस पर जो वष्टी है वो फिर से एक बार शॉक हो गई, हैरान हो गई। मदर, यू मस्ट कम if only to explain me what is the harm of visiting the surface of the earth. मदर, उसने वष्टी को बोला, मदर तुमको मेरे पास ज़रूर आना चाहिए, if only to explain me, सिर्फ मुझे समझाने के लिए कि क्या नुकसान है अगर हम surface of the earth पे घूमने के लिए जाएं। No harm, she replied, उसने बोला नहीं, इस बात में कोई नुकसान नहीं है। Controlling herself, खुद को कंट्रोल करते हुए वष्टी ने ये जवाब दिया। बट नो एडवांटेज, पर इसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ ओनली डस्ट एंड मड, नो लाइफ रिमेन्स ऑन इट एंड यू वुड नीड अ रेस्पिरेटर और द कोल्ड ऑफ द आउटर एयर वुड किल यू। जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे सिर्फ डस्ट है और मट्टी है, वहाँ पे भी कोई ज़िंदा नहीं है। नो लाइफ रिमेन्स ऑन इट, यू विड, वहाँ पे तुमको सांस लेने के लिए एक रेस्पिरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है या जो बाहर की हवा है वो तुमको मार देगी। वन डाइज इमीडिएटली इन द आउटर एयर, हो सकता है कि हम इमीडिएटली बाहर की हवा में जाते ही मर जाएं। लेकिन उसका बोलना था कि इंसान बाहर की हवा में जाते ही मर जाता है। आई नो, ऑफ कोर्स, आई शैल टेक ऑल प्रिकॉशंस, मैं ये बात जानता हूँ, ऑफ कोर्स, और मैं सभी प्रिकॉशंस लूँगा, ये बात कूनो ने कहा। एंड बिसाइड्स, एंड इसके अलावा, वेल, शी कंसिडर्ड एंड चूज हर वर्ड्स विथ केयर, उसने उसकी बात को समझने की कोशिश की और अपने सही वर्ड्स को चुनते हुए, केयर से अपने वर्ड्स को चुनते हुए उसने अपने बेटे को कहा, हर सन हैड एन ऑड पर्सनालिटी एंड शी विश टू डिस्यूड हिम
फ्रॉम द एक्सपीडिशन। उसका जो बेटा है उसके एकदम अलग है, वो सबको कन्विंस कर सकता है, उसकी पर्सनालिटी एकदम अलग है। एंड शी विश टू डिस्यूड हिम फ्रॉम द एक्सपीडिशन। वो उसको कन्विंस करना चाहती थी कि वो इस एक्सपीडिशन पे न जाए। इट इज़ कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ द एज, शी असर्टेड। ये जो है ये अब कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ द एज, ये एज के हिसाब से कुछ अलग होना नॉर्मल था, और ये बात वो शी असर्टेड, ये बात उसने कही है, ये बात उसने समझी। यहाँ पे ये जो इट इज़ कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ एज है, यानी इस वक्त के हिसाब से ये बात थोड़ी सी कॉन्ट्ररी यानी अपोज हो जाती है, थोड़ी अलग हो जाती है, ये बात उसने कही। डू यू मीन बाय दैट कॉन्ट्ररी टू द मशीन? क्या तुम ये बोलना चाहते हो? इस पर उसने कहा वष्टि ने कि कॉन्ट्ररी टू द मशीन, मशीन से कुछ अलग सा। इन अ सेंस, बट हाँ उसके जैसा, पर। ये कूनो ने कहा हिज इमेज इन द ब्लू। डू यू नो बाय दैट कॉन्ट्ररी टू द मशीन इन अ सेंस, बट हिज इमेज इन द ब्लू प्लेट फेडेड। और उसकी जो इमेज है वो उस ब्लू प्लेट पे गायब होने लगी। कूनो ही हैड आइसोलेटेड हिमसेल्फ। इमेज कूनो की गायब होने लगी और कूनो ने खुद को आइसोलेट कर दिया, सबसे अलग कर दिया। फॉर अ मोमेंट वष्टि फेल्ट लोनली। कुछ सेकंड्स के लिए वष्टि को अकेलापन महसूस होने लगा। देन शी जनरेटेड द लाइट। उसके बाद उसने लाइट जला दी। द साइट ऑफ हर रूम फ्लडेड विथ रेडियंस। उसके रूम में एक हल्की लाइट पूरे फैल गई। एंड स्टडीड विथ इलेक्ट्रिक बटन्स रिवाइव्ड हर। और जो बटन्स हैं फुल विथ इलेक्ट्रिक बटन्स वापस फिर रिवाइव हो गए, फिर से नज़र आने लगे। देयर वर बटन्स एंड स्विचेस एवरीवेयर। वहाँ पे हर जगह पे सिर्फ बटन्स और स्विचेस ही दिखाई दे रहे थे। बटन्स टू कॉल फॉर फूड, फॉर म्यूज़िक, फॉर क्लोथिंग। हर चीज़ के लिए वहाँ बटन थे, खाना बुलवाने के लिए, म्यूज़िक के लिए, कपड़ों के लिए। देयर वॉज द हॉट बाथ बटन। नहाने तक के लिए बटन थे। बाय द प्रेशर ऑफ विच अ बेसन इमिटेशन मार्बल रोज आउट। उसका बटन दबाते ही एक प्रेशर से एक बेसन बन गया, यानी जहाँ पे अपन मार्बल का बना हुआ बेसन बाहर दिखाई देने लगा। रोज आउट यानी अपीयर हो गया, बाहर दिखाई देने लगा फ्लोर से ऊपर। फिल्ड टू द ब्रिम। उसमें एंड अ वार्म डिओड्राइज लिक्विड। और जो था उसके अंदर थोड़ा ब्रिम यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड था, और एक बहुत सेंटेड लिक्विड भी उसमें भरा हुआ था। देयर वॉज द कोल्ड बाथ बटन। वहाँ पे कोल्ड बाथ का भी एक बटन था। देयर वॉज द बटन दैट प्रोड्यूस लिटरेचर। एक बटन था जिससे लिटरेचर भी सामने आ जाता था पूरा। एंड देयर वर ऑफ कोर्स द बटन बाय विच शी कम्युनिकेटेड विथ हर फ्रेंड्स। और वहाँ पे और भी बटन थे जिससे वो अपने फ्रेंड से बात कर सकती थी। द रूम दो इट इज कंटेन नथिंग वॉज इन टच विथ ऑल दैट शी केयर फॉर इन द वर्ल्ड। उस रूम में, द रूम जो था, दो इट कंटेन नथिंग, भले उसमें कुछ भी नहीं था, वॉज इन टच विथ ऑल, एक टच करने से ही, इट कंटेन विथ ऑल दैट शी केयर फॉर इन द वर्ल्ड। उस इन वॉज इन टच विथ, लेकिन उसको कहीं पे भी एक बटन के टच करने से सारी दुनिया में किसी से भी वो बात कर सकती थी, दुनिया से मिलजुल सकती थी। वष्टि's नेक्स्ट मूव वॉज टू टर्न ऑफ द आइसोलेशन स्विच। वष्टि ने नेक्स्ट काम क्या किया? आइसोलेशन स्विच को बंद कर दिया। एंड ऑल द एक्यूमुलेशंस, और सभी एक्यूमुलेशंस भी उसने अपने, कुछ नहीं होता है, द रूम दो इट कंटेन नथिंग। रूम में भले कुछ भी नहीं था, लेकिन एक रूम, बट रूम में कहीं पे भी किसी भी जगह टच करने पे वो हर चीज़ पा सकती थी जो वो केयर करती थी। एंड वष्टि's नेक्स्ट मूव वॉज टू टर्न ऑफ द आइसोलेशन स्विच। वष्टि का नेक्स्ट मूव था कि आइसोलेशन स्विच को बंद कर दे। एंड ऑल द एक्यूमुलेशंस द ग्रुप थिंग्स विच वन स्पोक्स, और हर एक चीज़ जो है उसको उसने बंद किया। एंड ऑफ द लास्ट 3 minutes बर्स्ट अपॉन हर। आखिरी 3 मिनट जो है वो एकदम अलग हो गए।
द रूम वॉज फिल्ड विद द नॉइज ऑफ बेल, और जैसे ही उसने ये सब किया पूरा रूम बेल के आवाज़ से भर गया। एंड द स्पीकिंग ट्यूब्स, और ट्यूब्स में से आवाज़ आने लगा। वॉट वॉज द न्यू फूड लाइक, कुड शी रिकमेंडेड इट, हैज़ शी हैड एनी आइडियाज लेटली, उससे पूछा जाने लगा कि वो क्या नया खाना पसंद करेगी। कुड शी रिकमेंड इट, कुछ रिकमेंड कर सकती है क्या। हैज़ शी हैड एनी आइडियाज़ लेटली, क्या उसको कोई आइडिया है। माइट वन टेल हर वंस ओन आइडिया, हम खुद को अपनी खुद भी आइडिया बता पा रहे थे। वुड शी मेक एन एंगेजमेंट टू विजिट द पब्लिक नर्सरीज एट एन अर्ली डेट, से दिस डे मंथ, और क्या वो अपना टाइम वो किसी पब्लिक नर्सरी में भी जाएगी किसी अर्ली डेट पे, से दिस, और ये बताना था उसको डे मंथ। टू मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन शी रिप्लाइड विथ इरीटेशन, और ऐसे सभी क्वेश्चन जैसे उसने आइसोलेशन बटन बंद किया तो वो सभी से खुल गई, और बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर बम्बार्ड होने लगे, पूछे जाने लगे, और उसने उन सभी क्वेश्चंस का आंसर बहुत इरिटेशन के साथ दिया। ग्रोइंग क्वालिटी इन दैट एक्सलरेटेड द एज, इरिटेशन क्या होती है, एक ऐसी यानी परेशान होने की, चिड़चिड़ापन होना, दैट इज़ इरिटेशन। ये एक ऐसी क्वालिटी होती है जो एज के साथ बढ़ते जाती है। उस इरिटेशन में उसने सभी क्वेश्चंस के जवाब दिए। शी सेड दैट द न्यू फूड वॉज हॉरिबल, उसने कहा जो नया खाना था वो एकदम ख़राब था, हॉरिबल था। दैट शी कुड नॉट विजिट द पब्लिक नर्सरीज थ्रू प्रेस ऑफ एंगेजमेंट्स, वो किसी पब्लिक नर्सरीज में जा भी नहीं सकती थी। दैट शी हैड नो आइडिया ऑफ हर ओन बट हैड जस्ट बीन टोल्ड वन, उसके अपने से रिलेटेड भी कोई आइडिया उसको दिमाग में उसको नहीं आई है, पर जस्ट उसने कुछ कहा। द 4 stars and 3 in the middle were like a man, और उस आइडिया के बारे में उसने क्या कहा, उसने कहा 4 स्टार्स हैं और जो 3 हैं वो मिडिल ऑफ द हैं, मिडिल में है, 4 स्टार बाजू में 3 मिडिल में, एज इफ़ कि वो कोई इंसान हो। शी डाउटेड देयर वॉज मच इन इट, उसको बहुत हैरानी हो रही थी कि इसमें शायद और भी कुछ हो सकता है। एंड देन शी स्विच्ड ऑफ हर करस्पॉन्डेंस, और फिर उसने बाहर से लोगों से जो बात कर रही थी जिसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंस, वो उसको बंद कर दिया। फॉर इट वॉज टाइम टू डिलीवर हर लेक्चर ऑन ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक, क्योंकि अभी जो टाइम था उसमें ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक पे उसको एक लेक्चर देना था। द क्लमसी सिस्टम ऑफ पब्लिक गैदरिंग हैड बीन long since abandoned. Neither Vashti nor her audience stirred from their rooms. पहले जो सिस्टम था जिसमें लोग जाके एक जगह जमा होते थे, पब्लिक गैदरिंग्स होती थी, उस सिस्टम को यहाँ पे क्लमजी सिस्टम बोला गया है। बहुत ख़राब सा सिस्टम जो अभी कोई पसंद नहीं करता, वो अभी पूरी तरीके से बंद हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, अबंडन यानी ख़त्म हो चुका था। न ही वष्टी न ही उसके कोई ऑडियंस जो हैं वो अपने रूम से बाहर निकलना चाहते थे। वो हमेशा सीटेड इन हर आर्म चेयर शी स्पोक, वो अपनी आर्म चेयर पर बैठ गई और बोलने लगी। वाइल दे इन देयर आर्म चेयर हर्ड फेयरली वेल एंड सॉ हर फेयरली वेल, और बाकी लोग भी अपनी आर्म चेयर पे बैठ के उसको बहुत अच्छे से सुन भी पा रहे थे और देख भी पा रहे थे। हर लेक्चर विच लास्टेड 10 minutes, उसका लेक्चर 10 मिनट चला, वॉज वेल रिसीव्ड, उसको हर एक ने पसंद किया। एंड एट इट्स कंक्लूजन शी हैड मैनी ऑफ हर ऑडियंस लिसन्ड टू अ लेक्चर ऑन द सी, और ये उसका कंक्लूजन था कि उसके कई ऑडियंस जो हैं उसका लेक्चर जो है वो समुद्र के किनारे भी सुन रहे थे। एंड देयर आइडियाज़ टू गो टू बी गॉट फ्रॉम द सी, एंड देयर वर आइडियाज़ टू बी गॉट फ्रॉम द सी, और कई आइडियाज़ जो हैं वो सी से भी आ रही थी। द स्पीकर एंड डोंट रेस्पिरेटर एंड विजिटेड इट लेटली, द स्पीकर हैड डोंड, जो स्पीकर है उसने एक डोंट यानी फिक्स कर दिया था एक रेस्पिरेटर को, एंड विजिटेड इट लेटली, वहाँ जाके वो विज़िट कर सकते थे बाद में। देन शी फेड, उसके बाद उसने खाना खाया। टॉक टू मैनी फ्रेंड्स, उसने कई फ्रेंड से बात किया। हैड अ बाथ, उसने बाथ लिया, नहाया उसने, नानी होगी बेटा। हैड अ बाथ एंड समन्ड, हैड अ बाथ उसने नहाया, टॉक्ड अगेन फिर से बातें की, एंड समन्ड हर बैग, और अपने फिर बेड पे सोने के लिए चली गई। द बेड वॉज नॉट टू हर लाइकिंग, बेड जो था वो उसके पसंद का नहीं था। इट वॉज टू लार्ज, बहुत बड़ा था। एंड शी हैड अ फीलिंग फॉर अ स्मॉल बेड, और उसे स्मॉल बेड पसंद था। कंप्लेंट्स वॉज यूजलेस, कोई कंप्लेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं था।
फॉर बेड्स वर ऑफ सेम डायमेंशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि जो बिस्तरे थे वो सारी दुनिया में सभी के लिए एक जैसे शेप और साइज़ और मेज़रमेंट के लिए बनाए गए थे. To have had an alternative size would have involved vast alterations in the machines. और अगर उस बेड में कुछ चेंजेस करने थे तो मशीन्स में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ सकते थे. वष्टी आइसोलेटेड हरसेल्फ, वष्टी ने खुद को अलग कर दिया. इट वॉज नेसेसरी फॉर नाइदर अ डे नॉर नाइट एग्जिस्टेड अंडर द ग्राउंड. ये बहुत ज़रूरी था कि दिन और रात अंडरग्राउंड रहने के लिए. एंड रिव्यूड ऑल दैट हैड हैपेंड सिंस शी हैड समन्ड द बेड लास्ट. और अपने दिमाग में सब बातें सोचने लगी जो उसने दिन भर सोची थी सोते वक्त. आइडियाज़, स्केर्सली एनी इवेंट. आइडियाज़ या फिर कोई इवेंट. वॉज कुनोज इन्विटेशन एन इवेंट. क्या कुनो का इन्विटेशन ही एक इवेंट था? शुड शी टेक एन एयरशिप एंड विजिट हिम. क्या उसने एक एयरशिप लेके कुनो के पास जाना चाहिए और उससे जाके मिलना चाहिए? यह सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी. अब्रिस्ट एक्सट्रैक्ट यानी एक टुकड़ा है एक स्टोरी का, विच इज़ टेकन फ्रॉम द बुक फ्रॉम द नॉवेल रिटन बाय E.M. Foster.